जय हिंद साथियों, एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो प्रेजेंट टाइम में खूब ज़्यादा चल रहा है और क्या मायने हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इस समय एक ऐसे पड़ाव पर हैं जब बहुत बड़े चैलेंजेस दोनों देशों के सामने हैं। इसमें एक चर्चा जो सामने आया इंडस वाटर ट्रीटी का, आखिर ये ट्रीटी कैसी है, क्या है, और जो इंडिया इसको बैन करने के लिए कह रहा है तो इससे पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ध्यान देंगे इधर, द इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड, सस्टेनिंग मिलियंस अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम बात करें, बट वेयर डज इट ऑल बिगिन, अब सबसे पहले बात होगी ओरिजिन पे, ओरिजिन एंड कोर्सेस। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू पे नियर मानसरोवर लेक एक ग्लेशियर पड़ता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दो पार्ट में डिवाइड है, एक मरियम ला पास पड़ता है, तो मरियम ला पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दो पार्ट में बढ़ जाता है। जो इसका ईस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं आंगसी, यहीं से ब्रह्मपुत्रा रिवर की ओरिजिन होती है। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं बोखरचू, और बोखरचू से निकलती है आपकी इंडस रिवर। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर। इट्स फ्लो नॉर्थ वेस्ट इनटू द लद्दाख, इंडिया, then bends southward through Gilgit-Baltistan disputed territory, entering Pakistan and finally drain into the Arabian Sea near Karachi. कराची शहर जो है वो इस रिवर का जो मुहाना पड़ता है उससे पश्चिम में है, मतलब कराची के पूरब में ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट झेलम है। झेलम रिवर ओरिजिनेट्स इन वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर, और झेलम रिवर जो है उसी के तट पे आपको श्रीनगर शहर देखने को मिलता है। चेनाब रिवर स्टार्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, चंद्र एंड भागा टू पार्ट्स में निकलती है और बाद में चेनाब नाम से जानी जाती है। रावी रोहतांग पास से निकलती है, राइज फ्रॉम द हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश। एंड ब्यास रिवर जो आपकी फ्लो इंटायर थ्रो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ये ब्यास कुंड से निकलती है। सतलुज रिवर, इसका ओरिजिन जो होता है वो बेसिकली तिब्बत प्लेट्यू पे एक राकस्ताल लेक है, वहाँ से होता है, और ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोस वेस्टवार्ड इनटू इंडिया, भारत में इंटर करती है। सिपकीला पास से ये भारत में इंटर करती है, जो सिपकीला दर्रा है उसी से सतलुज रिवर इंटर करती है, और ये पांचों ट्रिब्यूटरी मिल करके जो है पंचनद बनाती हैं, और यही पांचों नदियों का जो दोआब एरिया है उसी को हम लोग पंजाब कहते थे, जो अनडिवाइडेड पंजाब था भारत और पाकिस्तान का। अब यहां तक की बात हो गई। कुछ अगर हम आपको दिखाना चाहें, यहां ध्यान दीजिएगा, ये इंडस रिवर यहां से निकल रही है, ऐसे ये इंडिया में एंटर किया, ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी से होते हुए और ये पाकिस्तान में। तो यहां पर एक चिल्लास प्लेस है, चिल्लास से एंटर करती है ये पाकिस्तान में, चिल्लास एक प्लेस है, वहीं से एंटर करती है, और फिर ऐसे ये आकर के आप देखोगे कि अरेबियन सी में गिर जाती है। इधर कराची पड़ेगा, इधर कराची पड़ेगा, मतलब कराची की बात करें तो ये इस साइड में पड़ेगा, ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये आपकी झेलम है। देखिए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बना रही है झेलम, भारत और पाकिस्तान की नेचुरल बाउंड्री बना रही है, ठीक है, ऐसे आती है झेलम। फिर चेनाब रिवर, जो देखिए एक चंद्र है दूसरा भागा है, और जब दोनों मिलते तो चेनाब हो जाते हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए चेनाब पाकिस्तान में एंटर करती है और झेलम आकर के चेनाब में मिल जाती है। फिर रावी रिवर का ओरिजिन होता है, और रावी रिवर ऐसे आकर के फिर किस में मिल जाती है तो आप बोलोगे चेनाब में मिल जाती है। और फिर ये आपकी ब्यास है, ब्यास सबसे पहले सतलुज रिवर में मिलती है। सतलुज रिवर का ओरिजिन तिब्बत में ही, मैंने बताया था आप सबको कि जो राकस्ताल एक लेक है वहीं से हुआ है, और ये सिपकीला पास से एंटर करती है इंडिया में, और इस तरह से ऐसे फ्लो करते हुए पंजाब में फ्लो करते हुए ये पहले ब्यास को अपने साथ लेती है, और फिर आकर के सारी नदियां, ये सारी नदियों का जल एक साथ आकर के पहले सतलुज में मिलता है, और सतलुज ये मीठन कोट पाकिस्तान में एक जगह है, मीठन कोट में क्या करती है इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये पूरा इसका ड्रेनेज एरिया बनता है।
अब अगर आगे बात करें, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है क्योंकि बहुत चर्चा में है। आफ्टर द 1947 पार्टीशन, वाटर शेयरिंग बिकम अ क्रिटिकल एंड कंटिन्यूअस इशू बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड नेशंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों राज्यों के, दोनों देशों के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था। नीडेड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, बट मोस्ट रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया इनटू पाकिस्तान। सारी नदियां जो है आप देख रहे हैं कि भारत से होकर के ही कहां जा रही हैं, पाकिस्तान जा रही हैं। रेजोल्यूशन क्या हुआ? द वर्ल्ड बैंक इंटरवेंड एज अ मीडिएटर, विश्व बैंक की सहायता से यह ट्रीटी हुई। आफ्टर years of negotiations, the Indus Water Treaty was signed in Karachi on September 19, 1960. 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया कराची में। अगर हम बात करें की पॉइंट्स के बारे में, की प्रोविजन के बारे में, डिविजन्स ऑफ रिवर, तो इस ट्रीटी में यह डिसाइड किया गया कि जो ईस्टर्न रिवर हैं, ईस्टर्न रिवर में कौन कौन सी, आप बोलोगे सतलज, व्यास और रावी। इन तीनों रिवर्स के जो वाटर हैं वो किसको आप बताओगे, सतलज, व्यास और रावी, एलोकेटेड टू इंडिया, मतलब इनका पानी को किसे मिला, इंडिया को यूज करने को मिला। और इसमें जो डिसाइड किया गया वो ये डिसाइड किया गया कि इसका 80% वाटर जो है वो इंडिया यूज करेगा। कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। और 20% वाटर कौन यूज करेगा? इनका पाकिस्तान यूज करेगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर हैं, जिनमें आपका इंडस है, झेलम है और चेनाब है, इनमें भी डिवीजन होगा और इनका भी डिवीजन 80 और 20 में होगा। तो 20% यहां से इंडिया को मिलेगा और इसका 80% पाकिस्तान को मिलेगा। ये संधि हुआ था, ये ट्रीटी हुई थी, यही समझौता था। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। हम बात करें अगर during the period of British rule in India, large canal system were constructed and old canal system and inundations channels were revived and modernized. बहुत सारे चैनलों को बनाया गया, बहुत सारे चैनलों का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, पुनर्निर्माण कराया गया। फिर क्या होता है? However, in 1947, British India was partitioned, resulting in the creation of an independent India and West Pakistan, later called पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान बना वही बाद में, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान तो आपका बांग्लादेश था, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसको जो वेस्ट पाकिस्तान था उसे ही बाद में पाकिस्तान कहा गया। द वाटर सिस्टम वाज दस bifurcated with the hard works in India and the canals running through Pakistan. After the expiration of the short-term standstill agreement on 1947, on April 1st, 1948, India began withholding water from canals from the flood into Pakistan. The Inter-Dominion Accord to May 4, 1948 require India to provide water to the Pakistan passed to the basin of return for annual payments. ये मामला यहाँ पे हुआ। अब यहाँ ध्यान देना है, this is too was instated as the stoppages measures with the further talks to take place in the hopes of the reaching a permanent solution. जाहिर सी बात है, जाना ही पड़ेगा परमानेंट सोल्यूशन। जब इस तरह से डिस्प्यूट जनरेट होंगे आपस में तो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। उसमें क्या होता है? नेगोशिएशन सून कम टू अ स्टैंड स्टिल, हाउएवर विल नाइदर साइड विलिंग टू कंप्रोमाइज। कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इन 1951 डिवाइड लेलिंथल, former head of the both of Tennessee Valley Authorities and the US Atomic Energy Commissions visited the region for the purpose of researching articles that he was to write for Collier. एक इनकी मैगजीन थी जिसका नाम था Collier, Collier's magazines. He suggests that India and Pakistan should work towards an agreement to join develop the administer and the Indus River system. Possibly with advice and financing from the World Bank. Eugen Black, who was then the president of the World Bank, agreed.
सहमत हो गए वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सहमत हुए कि ठीक है हम पैसा देंगे और जो है आप लोगों को अपना इस पे काम कीजिए, डैम वगैरह बनवाइए और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखिए, शांति व्यवस्था बनाइए रखिए। इन 1954 द वर्ल्ड बैंक सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर अ सॉल्यूशंस टू द इम्पेजेस। आफ्टर 6 years of talks, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan President Muhammad Ayub Khan signed the Indus Water Treaty in September 1960। मतलब भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, इन दोनों ने ही इंडस वैली ट्रीटी पे सिग्नेचर किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये इस तरह से कुछ सिग्नेचर हुआ था, आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से या हेल्प से, मध्यस्थता से। रिवर मैंने आपको दिखाया ही, कुछ और आप अगर देखें यहाँ पे, ये इंडस आपकी है, फिर झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। ये सारी आपकी नदियां हैं। अब बात करेंगे इंडियाज राइट्स। क्या क्या इंडिया के राइट्स हैं? लिमिटेड राइट ओवर वेस्टर्न रिवर्स, मैंने 20% वाली बात आप सबको बताई है। कैन यूज फॉर नॉन कंजप्टिव पर्पस, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, बट नो सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। फन फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द ट्रीटी हैज सर्वाइव्ड 3 wars। 3 युद्ध हमने लड़े हैं, 1965 में, 1971 में और 1999 में। 3 wars बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 1965, 71 एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 99। अब इनमें भी हमने इस पे मतलब ये सर्वाइव किया इंडस ट्रीटी। फर्दर क्या होता है? ट्रीटी सर्वाइव ड्यूरिंग द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं आप यहाँ पे रख रहा हूँ। हम लोग जीते थे, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो ये आपका 1965 में जो इंडो पाक वार था, वो तस्वीरें कुछ इस तरह सी थी। फिर जो है जब 1971 में इंडिया पाक वार हुआ, पाकिस्तान के जनरल ने पैर पकड़ लिए, ठीक उस दौरान ये साइन हुआ। और फिर ये कारगिल जो हमने फतेह किया था, आप इसका तस्वीर देख सकते हैं। ये हमारे, फिर भी हमने क्या किया, इनको मौका दिया कि ठीक है यार चलने दो, ट्रीटी, वार अपनी जगह पे है। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या हुआ? पहलगाम हमले का पहला वीडियो आया। आप सबने पहलगाम हमला देखा, कितना कायराना हरकत किया गया पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा। किस तरह से जाति पूछ के, धर्म पूछ के, जाति नहीं कर सकते, धर्म पूछ के लोगों को अलग किया गया, फिर गोली मारा गया। आपने बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे अब तक। पहलगाम टेरर अटैक से क्या निकला? इन अप्रैल 2025 द सेरेनिटी ऑफ पहलगाम वाज सेटर्ड बाय अ हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक टारगेटिंग इंडिया सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि यहां सिविलियन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान बेस्ड टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में अंग्रेजी नाम रखा है इसने, इसलिए रखा है क्योंकि अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस टाइप के नाम से ये तुरंत दिमाग में बन जाता है कि हाँ ये पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है। बट इसमें इन्होंने थोड़ा सावधानी बरती, अंग्रेजी नाम रखा। अंग्रेजी नाम रख के ये क्या सोच रहे थे कि इस तरह से नाम रखेंगे तो ये आरोप इंडिया नहीं लगा पाएगा कि ये पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इन्होंने टीआरएफ नाम रखा, थोड़ा अंग्रेजी में नाम रख लिया। हालांकि ज़्यादा अंग्रेजी पाकिस्तानियों को नहीं आती है, फिर भी नाम रख लिया। टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। अब इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या रहा? चलो इन्होंने, टीआरएफ ने जिम्मेदारी लिया, अटैक कर दिया, वो सब ठीक है। अब इसके बाद में इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक जो रिस्पॉन्स है, उससे पाकिस्तान बौखला गया। बौखला क्या? बिलबिला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंडेड। दूसरा, क्लोजर ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अटारी, जो अटारी बॉर्डर था उसको भी बंद कर दिया गया। सार्क वीजा एग्जम्पशंस कैंसल्ड फॉर पाकिस्तान। चूंकि सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों, ये जो देश हैं उनके सहयोग संगठन के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसके तहत देशों में वीजा अलाउड है। तो भारत भी देता है, उसका मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है। तो सार्क देशों के तहत जो भी वीजा था वो सारा भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का कैंसिल कर दिया। साथ ही मिलिट्री एडवाइजर्स डिक्लेयर्स पर्सोना नॉन ग्रेटा,
पर्सोना नॉन ग्रेटा एक टर्म है जिसमें किसी भी विदेशी राजनयिक दर्जा प्राप्त व्यक्ति को आप तुरंत देश खाली करने का आदेश दे सकते हैं। और चूंकि जो विदेशी राजनयिक हैं उन पे किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन, तो इस वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जा सकता है, पर्सोना नॉन ग्रेटा उनको घोषित किया जा सकता है और उनको देश छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है, जल्दी से जल्दी देश छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। तो जो भी पाकिस्तान के हमारे यहाँ राजनयिक थे जो उन सबको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप बताओगे पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया। फिर है दूसरा बात अगर कहें, डाउन साइजिंग ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थे उनको भी हटाया गया। सस्पेंशन ऑफ ऑल वीजा सर्विसेज फॉर पाकिस्तान नेशनल्स, पाकिस्तान के नेशनल्स के सारे वीजा जो है सस्पेंशन हुए। फिर स्केलिंग डाउन क्रेमेंट एंड डिस्प्ले ड्यूरिंग द रिट्रीट सेरेमनी एट अटारी, और जो रिट्रीट सेरेमनी जो अटारी बाघा बॉर्डर पे चलती थी उसको भी क्या किया गया है, तो डाउन किया गया है। फिर हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान द इंडस वाटर सिस्टम इजंट जस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स एग्जिस्टेंशियल, मतलब अगर हम कहें कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर सिस्टम ये कोई बहुत या एक कोई वाटर सिस्टम जैसा नहीं है, ये उसके बिल्कुल पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे उसके अस्तित्व के लिए ये जरूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। अब कैसे? मेजर इंपैक्ट्स एग्रीकल्चर डिवेस्टेशन, मतलब अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, जो ये सिंध प्रोविंस वाला एरिया आप देख रहे हैं, उस एरिया में अगर वहां कृषि हो पा रही है तो उसका कारण इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल में है। अराउंड 80% ऑफ पाकिस्तान क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन इरिगेशन फ्रॉम द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो मैं आपको बता चुका हूं। रेड्यूस वाटर फ्लो कुड लीड टू ड्रा, क्रॉप फेल्योर एंड फेमाइन लाइक कंडीशंस, मतलब जैसे ही पानी रुकेगा सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो महामारी, बीमारी फैलेगी, भुखमरी फैलेगी और बहुत सारी स्थिति जो है मतलब दूभर स्थिति कहने वाले हैं पाकिस्तान की होने वाली है। दूसरा हम इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन की बात करें, अगर एग्रीकल्चर फार्म्स नियरली 19% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और पाकिस्तान भी कह लीजिए थोड़ा बहुत प्रधान तो है ही, तो उसका जो जीडीपी का जो 19% हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से जाता है। एग्रीकल्चर कहाँ से है? इरिगेशन से। इरिगेशन कहाँ से मिलती? इंडस वाटर ट्रीटी से मिलती। सस्पेंड तो ये भी गए, मतलब यहां पे जीडीपी पे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एंड इम्प्लाइज 38% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, और जो वहां रोजगार हैं जितने, उनका 38% रोजगार, 38% इसी से लगा हुआ है, इसी एग्रीकल्चर पे, वो भी डिस्टर्ब होने वाला है, मतलब बेरोजगारी भी भयंकर आने वाली है। वाटर स्कैरिटी विल क्रैश बोथ रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक, जाहिर सी बात है दोनों प्रभावित होंगे। एंड जो फूड सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा है। वैसे पाकिस्तान आप अक्सर देखते रहते होंगे कि वो भूख से तड़फ रहा है, वहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए बहुत ना ढंग से भोजन है, ना जो है पीने के लिए सही से पानी है। उस दौर में अगर विथ व्हीट, राइस, शुगर केन यील्ड्स फॉलिंग, फूड प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, मतलब हवा में उड़ेंगे, आसमान में उछाल मारेंगे उनके फ्रूट पर। आज वैसे भी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये सारी कंडीशंस हुई फिर क्या होगा वो तो पाकिस्तान वाले सोचें। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड हंगर, और पूरे बहुत बड़े क्षेत्र पे भुखमरी फैलने का खतरा बन ही जाएगा। पॉलिटिकल अगर हम टर्मोइल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इंटरनल डिसेंट होगा, राइजिंग एक्सट्रीमिज्म होगा, वो बढ़ेगा ही, वैसे भी है लेकिन और बढ़ेगा। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। इमरान खान को किस तरह से हटाया गया, कितना प्रोटेस्ट हुआ, क्या ही फर्क पड़ा, वो तो फेल नेशन है, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कुछ कहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो इंटरनेशनलाइजेशन अटेम्प्ट है उसमें पाकिस्तान लाइकली टू ड्रैग इंडिया टू इंटरनल कोर्ट्स यूएन एंड सीक्स चाइनाज इंटरवेंशन, बट इंडियाज पोजीशन अंडर द ट्रीटी रिमेन्स लीगली रोबस्ट। भारत पूरी मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, कैन इंडिया स्टॉप वाटर फ्लो टू पाकिस्तान? अब एक सवाल ये भी, ये तो होगा तो ये रिजल्ट आएंगे। अब सवाल ये है, क्या भारत इस वाटर फ्लो को रोक सकता है? इस पे भी हमको चर्चा करना जरूरी है। इनफैक्ट इंडिया करेंटली डज नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टॉप दिस वाटर
from reaching Pakistan overnight. Even if India does this by building dams or storing water, there could be severe floods in states like Jammu and Kashmir and Punjab. तो अगर भारत इस तरह से अचानक पानी रोकेगा तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में फ्लड की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है. लुकिंग एट द करंट सिचुएशंस, इंडिया हैज प्लान्ड 4 प्रोजेक्ट्स ऑन द 3 वेस्टर्न रिवर्स. 2 of these are operational and preparation are the underway for 2. मतलब हम ऐसा कहें कि कुछ प्रोजेक्ट जो इंडिया बना रहा है या जिस पे काम कर रहा है वो जो है कुछ ऐसे जो उनके वेस्टर्न रिवर हैं वहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट चालू होंगे तो वहाँ से इंडिया ऐसा करने में सक्षम बन जाएगा. बट अभी तो वो कुछ जो है निर्माणाधीन ही हैं, तो अभी प्रोसेस में है. इंडिया हैज़ स्टार्टेड द बगलिहार डैम एंड रतले प्रोजेक्ट ऑन चनाब रिवर. मतलब चनाब नदी पे बगलिहार और रतले परियोजना चला रहा है. चनाब इन पाकिस्तान पार्ट. अब बात करें हम जो पकल दुआ या पकल दुल प्रोजेक्ट है, हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मरुसुदर, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब. ये एक चनाब की सहायक है, उस पर एक जो है प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया है पकल दुल प्रोजेक्ट. अब हम बात करें एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन नीलम. तो नीलम पे किशन गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, इसको किशन गंगा भी बोलते हैं और जो है पहले लोकल नाम नीलम बोलते थे. आउट ऑफ दीज ओनली द बगलिहार डैम एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट आर ऑपरेशनल. मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो एक बगलिहार और दूसरा किशन गंगा, यही दोनों चल रहे हैं. आगे बात क्या होगा? इन सच अ सिचुएशंस, if India stop the water of the 3 rivers that belong to Pakistan, it is likely to take a lot of time. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब ये लंबा टाइम लगेगा. Actually, India will have to develop infrastructure to use millions of causes of water received from these 3 rivers, and it may take decades to develop such infrastructure. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अभी भारत को टाइम लगेगा. ठीक है. सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी सिंपली मीन्स दैट नो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स विल बी गिवन परमिशन टू विजिट और रिपोर्ट और एनी वाटर प्रोजेक्ट बीइंग वर्कड ऑन बाय इंडिया ऑन दीज रिवर्स. सबसे बड़ा मुद्दा तो आप ये समझ लीजिए क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड कर देने से भारत वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विजिट नहीं कर पाएगा और ये उनके लिए सबसे बड़ा जोखिम होगा. बात समझ पाए? ये सबसे बड़ा जोखिम होगा जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए. इंपैक्ट ऑन इंडिया. अब सवाल एक ये भी उठता है कि सर इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा. बात करें एंड व्हाट अबाउट इंडिया, how will exercising its full right under the Indus Treaty affect India internally and globally. सबसे पहले बात करें अपॉर्चुनिटीज के बारे में. क्या है अपॉर्चुनिटी? अगर वो एंड करता है तो भारत के पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे. अपॉर्चुनिटीज की बात करें, वाटर सिक्योरिटी फॉर J&K एंड पंजाब बढ़ जाएगा. इंप्रूव्ड इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर आउटपुट, बूस्ट टू हाइड्रो पावर. ये बहुत बड़ा बात. हाइड्रो पावर में एक हब बना सकते हैं हम. कश्मीर और उस रीजन को, लद्दाख रीजन को हम एक हब बना सकते हैं हाइड्रो पावर के. मोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स मीन स्ट्रांग एनर्जी इंडिपेंडेंस. स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें अगर, होल्डिंग वाटर एज अ टूल टू प्रेशर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली. मतलब हम जो रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव भी डाल सकते हैं. चैलेंजेस क्या है हमारे लिए? देखो, हमें अगर हमने बात किया कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो हमको डिप्लोमेटिक प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में जाके रोएगा कटोरा लेके, वो तो करना ही करना है उसको. तो वेस्टर्न पावर एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन माइट क्रिटिसाइज इंडिया. वो आ जाएंगे बाहर और कुछ क्रिटिसाइज करना इंडिया का शुरू करेंगे. तो भारत को पहली बात तो डिप्लोमेटिक तौर पे भी निपटना पड़ेगा. दूसरा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है
वो भी बहुत बड़ा है। कैसे लार्ज डैम्स एंड रिवर प्रोजेक्ट्स कुड अफेक्ट इकोसिस्टम एंड डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटी। जब बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं तो उनके नियरेस्ट भूकंप के खतरे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर कहीं गलती से डैम ब्रेक होता है तो बहुत बड़े अमाउंट में वाटर फ्लो होता है, जिससे फ्लड की अचानक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये प्राय बड़े डैम जो है ये कुछ ना कुछ हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पैदा करेंगे, तो जिस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। और साथ ही बात करें एग्जीक्यूशन डिलेस, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक टाइम एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा भाई तो टाइम और जो है पैसा तो लगेगा ही लगेगा, तो इस पे तो तैयार ही रहना है। अब बात करना है, वाटर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट सोवर्निटी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी। द इंडस वाटर ट्रीटी, once a pillar of peace, is now a pawn in the evolving chessboard of India-Pakistan's relation. Will the rivers of South Asia bring prosperity or will they draw the regions in conflict? ये तो डिसाइड करेगा समय। क्या होगा, कैसा होगा, आप सब भी अपने राय, अपने सुझाव अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।